नमस्कार दोस्तों, परमेश्वर मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परमेश्वर मुर्मू आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बहुमत के प्रकार, यानी कि कहीं भी कोई भी विधेयक या फिर प्रस्ताव को लाया जाता है तो वो कौन से विधेयक कितने बहुमत से पारित होंगे और उसके पारित करने के लिए कौन से बहुमतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम लोग उसको जानेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना बहुत ही कठिन है, तो उसके लिए अलग प्रकार की बहुमतों की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कोई साधारण विधेयक को पारित करना है तो उसके लिए बहुत ही मतलब उसके लिए अलग प्रकार के बहुमतों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि संविधान में संशोधन करना है, वर्तमान ये जैसे कि चुनाव का दौर है तो कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पार्टी एक दूसरे पर ये सब लगते रहते हैं। तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि संविधान संशोधन कौन से बहुमत से हो सकती है और प्रभावी बहुमत क्या है, धन विधेयक कैसे पारित होता है या फिर वित्त विधेयक कैसे पारित होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इतने बड़े बड़े टर्म सुन के हमें डरना नहीं है, बस ये हमें सिंपल आसान तरीके से समझना है। मैं इसे समझाने का कोशिश करूँगा जैसे कि कोई जिसको पॉलिटी कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको हम इतना समझा देंगे कि हमारे अगर इतने एमपी ने पक्ष में, यानी कि हमारे इतने सांसद ने पक्ष में वोट दिया या फिर इतने ने विपक्ष में वोट दिया किसी मतलब कोई विधेयक के पक्ष में विपक्ष में, तो वो पारित होगा कि नहीं होगा, अगर पारित होगा तो कैसे पारित होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा इतना बहुत जाएंगे कि हमें पता हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं बहुमत के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो अगर देखा जाए तो बहुमत कितने चार प्रकार के होते हैं। एक साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। जैसे कि विशेष बहुमत को 2/3 मेजोरिटी भी कहते हैं। बहुत बार आप ऐसे सुनते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से पारित करके फिर उसको राज्य में भेजा जाता है कि आधे से अधिक राज्य या फिर कम से कम आधे राज्य उसको सहमति दे, तब जाके कुछ विधेयक ऐसे पारित होते हैं। तो आज हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, फिर टाइप 3। तो सबसे पहला हमारा क्या है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत को कैसे निकालते हैं? साधारण बहुमत निकालने के लिए सबसे जो मिनिमम आवश्यकता है कि आज जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में हमारे टोटल सांसद हैं, सांसदों की संख्या है, सांसदों की संख्या बराबर 543 है। 543 यानी कि 543 है। 543 हर दिन चर्चा में आए, मतलब हर सेशन में डिस्कशन में आए, हर दिन आए ये ज़रूरी तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जितने उपस्थित हैं और उपस्थित में भी सांसदों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि वो वोट डाले कि नहीं डाले, तो उनको एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट तो नहीं है। मतलब उस पर भी जैसे कि व्हिप जारी होती है सदन में भी। आज हम लोग इतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले इतने जानते हैं कि ये 543 मेंबर है। आज हमारा डिस्कशन में कम से कम 200 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। मान लिया कोई विधेयक लाया गया, उसमें 200 मेंबर ने 200 मेंबर शामिल हुए उस डिस्कशन में। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हुए, कुछ पार्टी का मत ऐसा है कि ना तो हम इस विधेयक के पक्ष में हैं ना फिर विपक्ष में, हम न्यूट्रल रहेंगे। भले हम डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन हम वोट नहीं देंगे। तो वोट नहीं देंगे तो सपोज कीजिए कि उसमें से उसका अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो उसमें से कुछ 80 लोगों ने, सॉरी 20 लोगों ने ऐसे किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो कितने में मतदान होगी? मतदान में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 180 लोगों ने। 180 लोगों ने टोटल डिबेट में पार्टिसिपेट, ये हमारा टोटल मेंबर है, सांसदों की टोटल मेंबर है, ये हमारा डिबेट में पार्टिसिपेट किए। और इतने लोगों ने वोट दिया तो इसको हम 50% करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। 90 यानी कि 50-50 हुआ। 50 में से 50+1 यानी कि 91 लोगों ने अगर कोई विधेयक के पक्ष में या फिर विपक्ष में वोट दिया तो उसी आधार से फैसला होगा। तो ये था हमारा साधारण बहुमत। यहाँ एक समझने वाली बात है कि जैसे कि मैंने एक ऐसे
ऐसे डिजिट लिया जो 2 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है। सपोज कि ऐसे कोई नंबर लेते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में हम कैसे निकालते हैं, आराम से समझेंगे दोस्तों। वैसे टेक्निकल कुछ कोई चीज़ नहीं है, हम अगर धीरे धीरे आराम से समझेंगे, एकदम लेमैन के लैंग्वेज में समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं ऐसे डिजिट लेता हूँ 179, 179 जो पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो 179 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 179 को यहाँ अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 89.5 आता है। तो 89.5 की स्थिति में अगर हम नहीं जानते हैं तो हम वैसे स्थिति में किसको मानेंगे, 89 को माने, फिर 90 को माने, किसको माने। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। अगर कोई चीज़ पॉइंट में आता है तो उसको राउंडिंग ऑफ, यानी कि पॉइंट के बाद, जैसे कि दशमलव के बाद 1 आता है, या फिर दशमलव के बाद 2 आता है, 3 आता है, तो ऐसे स्थिति में हम पहले नंबर, जैसे कि अगर सपोज मेरा 89.1 आता, 89.1 आता तो मेरा 89 मेरा मेजॉरिटी कहलाता, लेकिन कितना आया मेरा 89.5, 89.5 आया। तो वैसे स्थिति में हम अगला नंबर को लेते हैं, जैसे कि 89.5 आया, तो वैसे स्थिति में मेरा कितना हो जाएगा 90। अगर किसी ने पक्ष में वोट किया या फिर किसी ने विपक्ष में वोट किया तो वो मेजॉरिटी कहलाएगा। पहले स्थिति में कितना था, जब 180 था तो 91 था, हमें याद है 180 था, मेंबर 180 ने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में, तो 91 में उसका क्या कहलाया, मेजॉरिटी। लेकिन यहाँ कितना में मेजॉरिटी कहलाएगा, यहाँ कहलाएगा 90 में मेजॉरिटी क्योंकि 179 था मेरा टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, ये था मेरा साधारण बहुमत। अब हम इसको देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, सदन का ज़्यादातर जितना कामकाज होता है, सदन का जितना कामकाज होता है ना, वो साधारण बहुमत से डिसाइड किया जाता है। जैसे हो गया साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सारे जितने विधेयक को अगर पारित करना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, साधारण बहुमत की। और प्रस्ताव में जैसे कि प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों इतना बड़ा प्रस्ताव होता है, जैसे कि अगर ये पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि जैसे कि इस अविश्वास प्रस्ताव तो ये मोदी सरकार के खिलाफ भी लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। बहुत सारे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, फिर उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो भारत में जैसे कि गठबंधन की सरकार जब भी बनती थी तो वो समर्थन वापस लेना, खींच लेना, तो ऐसे बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते थे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जैसे फ्लोर टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, फ्लोर टेस्ट भी कुछ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, सॉरी वो अलग है, सॉरी। अविश्वास प्रस्ताव को हम इतना जान सकते हैं कि अगर वो पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये था अविश्वास प्रस्ताव। फिर विश्वास प्रस्ताव भी है, फिर निंदा प्रस्ताव है, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव भी है, कटौती प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। आगे वाले दिनों में हम इन सब के बारे में भी अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये था इतना साधारण बहुमत का उपयोग। अब हम दूसरे प्रकार के बहुमत को देखते हैं। हमारा दूसरे प्रकार का बहुमत है प्रभावी बहुमत, यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव, हम अगर शब्दों में जाएं तो जो प्रभाव डालता है, यानी कि जो अभी इफेक्टिव में है, तो उसे हम इफेक्टिव नंबर कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए प्रभावी सदस्यों की संख्या का बहुमत, प्रभावी संख्या की सदस्य का बहुमत, ये उसका डेफिनेशन है कि प्रभावी बहुमत किसे कहेंगे। तो प्रभावी सदस्य संख्या की बहुमत को हम प्रभावी बहुमत कहेंगे। तो प्रभावी बहुमत, प्रभावी सदस्य हम कहेंगे किसको, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर क्या होगा, तो उसके लिए हम निकालते हैं कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या तो लोकसभा में तो निर्धारित है, कितना है 543। इसको आसान से याद रख सकते हैं, जैसे कि 5 आएगा,
जैसे 345, 345 को उल्टा से लिख देंगे तो कितना आएगा 543। 543 ये हमारा कितना क्या है, MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन उसमें से दोस्तों जैसे कि हमारे कौन थे, अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के जैसे कि उनकी मृत्यु हो गई, अखिलेश यादव जी के पापा के नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर किसी सांसद का कोई चुनावी रद्द हो गया या फिर किसी ने त्याग पत्र दे दिया, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है दोस्तों, वो पद हो जाता है खाली। वो पद खाली हो जाता है तो क्या करते हैं, 543 में से जितना पद खाली हुआ ना उसको हम माइनस कर देंगे। उसको हम माइनस कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमारा कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया या फिर चुनाव रद्द हो गया, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। उदाहरण के देखिए, लोकसभा में 543 को टोटल सीट है, उसमें से कितना वैकेंट है आज हमारे पास, पाँच सदस्य, मतलब 5 पद रिक्तियां हैं। इसके मान लिया 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, 1 ने त्याग पत्र दे दिया, 2 का चुनावी रद्द हो गया, तो ऐसे हम उदाहरण के लिए ले रहे। तो 5 सदस्य की रिक्तियां हो गई, तो हम प्रभावी अगर बहुमत निकालेंगे तो 538 आएगा मेरा, 538 आएगा। तो 538 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा देखते हैं, 543, ठीक है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो सकता है 2 दूनी 4, 1, 2 छक 12, 2 नंग 18, तो कितना आया मेरा 50% इक्वल टू 269। 269 उदाहरण, हमारा उदाहरण के तौर पर मतलब ये सही है। अगर डिजिट में आता है, सॉरी, अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में तो वो राउंड ऑफ वाला हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। तो 169 आया मेरा 50%, तो 50% प्लस 1 कितना आ जाएगा 170, यानी कि 170 हो जाएगा हमारा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, अब ये हमारा प्रभावी बहुमत को निकालने का तरीका सीख लिया। प्रभावी बहुमत को हम लोग यूज कहाँ करेंगे वो देख लेते हैं। इसको याद रखना सबसे आसान है। प्रभावी बहुमत को 8 जगह यूज करते हैं, 8 जगह पर प्रभावी बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सबसे हम लोग, जैसे केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, 2 चीज होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। और उसी तरह राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, 2 चीज समझ लिए, विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा विधान परिषद। इसमें से इसको सभा के संचालन करने के लिए कौन होते हैं दोस्तों, कौन, अध्यक्ष। सभा के संचालन करने के लिए जो नियुक्ति किए जाते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे कि अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है, अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, ये तो उसके संचालन के लिए कौन होते हैं, अध्यक्ष। फिर उसको सहयोग देने के लिए कौन होते हैं, उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये लोकसभा में हुए। फिर राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति। सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उतना हमें अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, और विधानसभा में हो गया जैसे कि अध्यक्ष, सॉरी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर विधान परिषद में कौन होंगे, सभापति, उपसभापति, ठीक है। तो इन सारे पदों में जो अध्यक्ष को या फिर सभापति को, मतलब इन सारे 8 पदों के इन सदस्यों की पद मुक्ति में प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीख लिए कि प्रभावी बहुमत को कैसे निकाला जाता है, फिर उसका उपयोग कहाँ पर होता है। अब हम आगे देखते हैं पूर्ण बहुमत, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को कैसे निकालते हैं, फिर उसका उपयोग भी देखेंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा है, ये पूर्ण बहुमत को अभी हम लोग सीखेंगे, पूर्ण बहुमत को कैसे निकालते हैं और पूर्ण बहुमत का उपयोग कहाँ होता है। अच्छा, पूर्ण बहुमत
उसका उदाहरण सॉरी उसका डिफिनेशन क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या, कुल लोकसभा में कितना आप बताइए? 3 4 5 कि 3 4 5? नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये सही संख्या है। ठीक है, 543 यानी कि 543 हमारा लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 543। इसके कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसमें हम लोग रिक्तियों को नहीं घटाते हैं। वो जिसमें हम लोग रिक्तियों को घटाते थे वो था हमारा प्रभावी बहुमत। ये हमारा क्या है? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत में किसको कहेंगे? कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या से हम पूर्ण बहुमत को निकालते हैं। तो कुल सदस्य संख्या की 50% प्लस 1, तो 543। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 3 2 एकम 2, फिर 1 बचा पॉइंट, फिर 0, सॉरी 5 10, तो कितना हो जाएगा? 272। ये हुआ हमारा पूर्ण बहुमत, यानी कि ये 2 में ही हमारा 50% प्लस 1 हो जा रहा। तो 272 क्या हो गया हमारा? ये हुआ हमारा पूर्ण बहुमत। ठीक है, इसको हम इधर से इधर से इधर से, ठीक है, ये हमारा हुआ पूर्ण बहुमत। इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? सरकार की गठन में। जैसे कि जो इलेक्शन होता है, इसके बाद लोकसभा की टोटल सीट का अगर 50% प्लस 1 जिस पार्टी को मिल जाता है तो वो हमारा हो जाता है सरकार। वो पार्टी हमारा सरकार की गठन करती है। अगर उस मान लिया कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती है तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन बनाते हैं, 2 पार्टी मिल के सरकार चलाती है। उसमें से अगर एक पार्टी ने अगले बार में उसके मनमुटाव हो गए तो वो समर्थन वापस ले लेती है, तो सरकार गिर सकती है। मतलब पूर्ण बहुमत का होना सदन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसका उदाहरण जैसे हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो मीम्स वायरल हो रहा था, ये तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी के सुपुत्र। वो सबसे फनी स्पीच था ना, कम से कम बता तो देते कि आप नहीं रहना चाहते हैं। कितने अच्छे बात करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल था। ठीक है, तो उसके हम लोग मीम्स का उपयोग कॉन्सेप्ट को समझने में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को 2/3 बहुमत भी कहा जाता है। स्पेशल मेजोरिटी ये है, इसको 2/3 मेजोरिटी भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार, जैसे विशेष बहुमत के पहला प्रकार। तो विशेष बहुमत के पहला प्रकार, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, विशेष बहुमत के पहला प्रकार। विशेष बहुमत के पहला प्रकार में देखते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, अगर याद है तो जैसे कि साधारण बहुमत को निकालते थे तो उसमें से हम कितना निकालते थे? 50%। 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार समझ लेंगे तो ये हमारा सब जगह काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जैसे कि धन विधेयक को पारित करने में, वित्त विधेयक को पारित करने में कैसे होता है, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है तो उसके लिए अलग बहुमत की जरूरत पड़ती है। संविधान संशोधन में अलग प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो अलग, अगर हम इसको समझे रहेंगे तो आगे हमें आसानी होगी। जैसे कि लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा में कितना थे मेंबर हमारे? जल्दी से बताइए। लोकसभा में थे 543। ये हमारा टोटल मेंबर है। आज उपस्थित कितना हुए? आज उपस्थित 200 हुए। आज उपस्थित 200 हुए। तो कितनों ने मतदान किया? कितनों ने मतदान किया दोस्तों? 180 लोगों ने मतदान किया। दोस्तों अब हम देखते हैं विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी को 2/3 मेजोरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी के टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी कितने टाइप के होते हैं?
ये 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। मतलब हर टाइप में अलग अलग इसका अनुप्रयोग है। पहला प्रकार में क्या होगा, पहला प्रकार थोड़ा सा इजी होगा, यानी कि जो टाइप 1 है थोड़ा सा बहुमत को प्राप्त करने में ये थोड़ा सा आसान है। लोकसभा में जैसे टोटल कितना सीट है हमारे पास, कितने मेंबर है, 543 इतना मेंबर है। उसमें से आज कितने उपस्थित हुए, उसमें से आज 200 ने उपस्थित हुए। उसमें से 180 ने वोटिंग किया। तो उसको हम लोग, जितने ने वोटिंग किया उसका हम लोग 2/3 निकालेंगे। 2/3 निकालेंगे, यानी कि 3 लोगों में से 2 लोग उसके पक्ष में या फिर विपक्ष में होना चाहिए, तब जाके वो उसको पारित होगा या फिर रद्द हो सकता है। तो आज जैसे कि 180 ने वोटिंग किया से 120, तो 120 अगर कि कोई विधेयक में हाँ बोल दिए तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। 120 सदस्य ने अगर हाँ यस या फिर नो बोला तो फिर वो विधेयक पारित हो सकता है, फिर रद्द हो सकता है। तो इसका हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 249 के कहता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय हित में जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में भी अपना कानून बना सकती है। यानी कि देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि लिस्ट कितने तरह का होता है, तो लिस्ट होता है 3 तरह का। संघ सूची, जिसमें केंद्रीय सरकार कानून बनाती है। एक राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और एक होते हैं समवर्ती सूची, जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराहट की स्थिति में संघ सरकार की कानून ज़्यादा मान्य होगी, क्योंकि हमारा जो संघवाद है, हमारा फेडरलिज्म कैसा है, हम संघीय प्रकार के तो हैं, लेकिन हमारा संघात्मक एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। यानी कि ठीक है, ये सब टेक्निकल चीज़ें हम लोग आगे वाले लेक्चर में, नहीं तो अभी थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाने लगे, बाउंस करने लगेगा। ठीक, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में वो कानून, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये आर्टिकल 249 कहता है। अब आर्टिकल 312 क्या कहता है, एम्पावर द स्टेट लेजिस्लेचर टू रिक्वेस्ट द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि क्या होता है, आईएएस और आईपीएस। आईएएस की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो कहाँ पर जाकर ड्यूटी करती है, अपना राज्य में। तो इसे हम कहते हैं, मोटा मोटी तौर पर इसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। तो फिलहाल अभी चर्चा में है कि जो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस को भी बनाया जाए, ताकि सेंट्रल नियुक्ति करे और राज्य में जितना केस पेंडिंग हो उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो अभी ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ये 312 कहता है। ठीक है, ये था हमारा विशेष बहुमत का पहला प्रकार। अब हम देखते हैं विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार में। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर हम आसानी से समझेंगे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, ये कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी, जो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कुल सदस्य संख्या की बहुमत से कम ना हो। कुल सदस्य संख्या की बहुमत से कम ना हो, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। कुल सदस्य संख्या क्या होता है, जैसे कि लोकसभा में देखेंगे तो 543 है हमारा कुल सदस्य संख्या, उसमें से उसकी बहुमत कितनी हो गई, 272। ये हमने पूर्ण बहुमत में भी देखा था, निकाला था, 272 हो जाएगा हमारा कुल सदस्यों की बहुमत। कुल सदस्यों की बहुमत, और लेकिन उसका पहला पार्ट क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। ये थोड़ा सा मुझे लगता है टेक्निकल हो सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आराम से पानी वानी पी लीजिए, आराम से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, आज 5 दिसंबर का कोई भी एक डेट लेते हैं, 5 दिसंबर का। सपोज कीजिए कि अभी सेशन चल रहा, ठीक है,
कोई भी सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, सपोज कीजिए कि सत्र चल रहा सदन में सत्र चल रहा, उसमें से आज कितने सदस्यों, 310 सदस्य उपस्थित हुए, 310 एमपी आज प्रेजेंट हुए, उसमें से 300 ने वोटिंग किया, 300 ने वोटिंग किया, 210 ने पक्ष में वोटिंग किया और 90 ने विपक्ष में वोटिंग किया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 300 का जितना ने वोटिंग किया उसका 2/3 निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, 300 को 100 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 200। 200 हो रहा हमारा, क्या हो रहा है, 2/3 मेजोरिटी। हमें कितना वोट मिला, 210 मिला। अब थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन में वापस चलते हैं। ये दिख रहा 200, ठीक, 200 कैसे निकाले, ठीक है, ये यहाँ भी कैलकुलेशन आप इधर भी देख सकते हैं। अब डेफिनेशन में वापस चलते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। उदाहरण में कितना आया, उदाहरण में 200 आया। ये तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ तक तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ से देखिए, जो कुल सदस्य संख्या की बहुमत से कम ना हो। कुल सदस्य संख्या कितना है, 272। हमें कितना वोट मिला, हमें वोट मिला 200, तो 200 तो 272 से तो कम है ना, 272 से कम है। तो इसीलिए आज के दिन में वो विधेयक, जो भी XYZ जो भी विधेयक लाया गया था, फिर जो प्रस्ताव लाया गया था, वो पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5 दिसंबर को ये पारित नहीं हो पाया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 10 दिसंबर को कोई प्रस्ताव आता है, उसमें से आज प्रेजेंट देखते हैं, आज 480 लोग उपस्थित हुए, उसमें से 450 ने मतदान किया, 350 ने पक्ष में और 100 ने विपक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो फिर से वही निकालेंगे, जितने मतदान किए उसका 2/3 निकालेंगे, तो कितना हो रहा है, 300 हुआ हमारा 2/3। लेकिन हमें कितना मिला है, 350 मिला है। तो इस कंडीशन को तो फुलफिल किया। अब हम देखते हैं अगला कंडीशन। अगला कंडीशन कितना था, 272। यहाँ देखिए, ये 272। अब हम देखते हैं कि जो 350 है, वो तो दोस्तों 272 से भी ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी कि आज के दिन अगर कोई प्रस्ताव या फिर विधेयक लाया जाता है, तो वो विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार से भी पारित हो जाता। ठीक है, 10 दिसंबर को, यानी कि ये आज के दिन ये पारित हो जाता। ये इतना बड़ा, मतलब इतना वोट कौन से विधेयक को पारित करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसका प्रयोग संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, देख रहे हैं कितना बड़ा संविधान संशोधन को विधेयक में इसका प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की पद मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार का प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो समझ सकते हैं। कैग की पद मुक्ति, यानी कि कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, ये सरकार पर के खर्चों पर नियंत्रण का कार्य करती है। यानी कि जो भी ऑडिट होता है, यानी कि सरकार ने कहाँ पर कितना पैसा खर्चा किया, कितना पैसा अलॉट हुआ था, उसमें से कितना सरकार ने कितना खर्चा किया था, वो सब मतलब सरकार पर नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण का कार्य कौन करते हैं, कैग करती है। ठीक, लेकिन कैग को हटाने के लिए भी विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार की जरूरत पड़ेगी। फिर निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराती है। ठीक है, अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो जैसे कि लोकसभा में भी, फिर झारखंड राज्यसभा में भी अभी इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में निर्वाचन आयोग की पद मुक्ति के लिए भी विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये थे इनका प्रयोग। आज का आखिरी, यानी कि विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार, ये उससे भी और ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ये बहुमत को सिद्ध करने के लिए। तो ये कौन से बहुमत है,
अच्छा, पहले देख लेते हैं इसको बहुमत कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार यानी कि टाइप 3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या जितने थे उसका थर्ड यानी 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या लोकसभा में देखते हैं 543, ये कुल सदस्य संख्या, उसका 2/3 कितना हुआ 362। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 362 ही आएगा। ठीक, इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार की जरूरत पड़ती है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो हमें विशेष बहुमत के तीसरे प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा बहुमत के प्रकार और बहुमत के कुछ उपयोग। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले टाइम पे हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारों या फिर जो भी मुझे तो लगता है कि संविधान के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको होना चाहिए, ताकि हम किसको वोट कर रहे हैं। और मतलब राजनीति हमारे जीवन में बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, तो जिसके चलते हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक, एक आम नागरिक को जितनी जानकारी हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और अब मतलब अपना सुझाव भी दे सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जोहार।